एवरीवन, दिस इज योर एजुकेटेड दीक्षा दुबे एंड आई वेलकम यू ऑल टू द क्रेश बायोलॉजी। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे सेल, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी भी स्टूडेंट के लिए, चाहे वो 6th 7th 8th 9th 11th किसी भी क्लास में हो, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, या फिर वो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो नीट हो या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल। हर क्वेश्चन पेपर में इस टॉपिक से क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। तो स्टार्ट करते हैं सेल। जिस एग्ज़ाम में साइंस पूछी जाएगी, जीके पूछी जाएगी, उसमें सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर होंगे। तो उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सेल एक जनरल वीडियो है, हर एक स्टूडेंट के लिए यूजफुल है और जो भी जनरल ऑडियंस है उसके लिए भी यूजफुल है। तो स्टार्ट करते हैं सेल। तो ये सेल है जिसका मतलब है कोशिका। सेल वैसे तो फिजिक्स में भी होता है जिसका मतलब होता है बैटरी, और जो इंग्लिश का वर्ड है उसका मतलब होता है जेल। सेल मतलब जेल, लेकिन यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सेल यानी कि कोशिका। तो स्टार्ट करते हैं सेल। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस सेंटेंस का मतलब है कि लाइफ स्टार्ट ही होती है सेल से। हमारी लाइफ की बेसिक यूनिट ही सेल है। तो स्टार्ट करते हैं सेल। अगर सेल नहीं है तो कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी, चाहे फिर वो कोई सा ऑर्गेनिज्म हो, कोई सा भी जीव हो, चाहे मल्टी सेलुलर या सिंगल सेलुलर, कैसा भी जीव हो, उसकी लाइफ स्टार्ट ही सेल से होती है। जैसे हम अगर एक एग्जांपल देखें ह्यूमंस में भी एक ओवम होता है जो कि सिंगल सेल होता है। तो ह्यूमंस में भी एक ओवम होता है और एक स्पर्म होता है। जब हम उनको क्रॉस कराते हैं वो मिक्स होते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है उनका, तो क्या बनता है, एक जाइगोट बनता है। और वो जाइगोट फिर अल्टीमेटली एक पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाता है जब वो ग्रो होता है इनसाइड द यूट्रस। तो इस तरह से एक सिंगल सेल ही स्टार्ट करता है लाइफ। एक ये सिंगल सेल, एक ये सिंगल सेल, और ये एक सेल बन जाता है जिसमें कि पूरा कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। हाफ सेट इसमें होता है, हाफ सेट इसमें होता है। तो ये इस तरह से एक पूरा सेल बनता है। ये हो गया हमारा एक एग्जाम्पल कि किस तरह से यूनिट ऑफ लाइफ है ये। अब स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन। Cell is said to be the smallest structural and functional unit of life, and anything less than a complete cell has no independent existence. तो सेल क्या है, एक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। मतलब इसके बिना ना ही स्ट्रक्चर होगा किसी भी जीव का, ना ही फंक्शन वो कुछ परफॉर्म कर पाएगा। तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है सेल लाइफ की, जो कि स्मॉलेस्ट है। और कोई भी चीज़ जिसमें एक सेल नहीं है, उसके पास कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ही नहीं है। नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अगर वो एक सेल नहीं है तो उसके पास कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ही नहीं है, मतलब वो जीव ही नहीं है अगर वो सेल नहीं है। तो जिस तरह से आपने वायरस सुना होगा, तो वायरस एक कनेक्टिंग लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, क्योंकि वो जीवित ही नहीं होता है। अगर उसको जीवित सेल मिल जाए तो वो जीवित हो जाता है, वरना वो डला रहता है, हजारों करोड़ों साल तक डला रहता है। और जब भी उसको कोई भी सेल मिल जाएगा वो अपना असली स्वरूप ले लेगा और स्टार्ट कर देगा बीमारी फैलाना। तो वायरस को क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो ये डेफिनेशन हो गई सेल की। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन ये याद कर लेना, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इतने में ही आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये एक जनरल वीडियो, जैसा कि मैंने बताया। तो जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती जाएगी आपको लेवल इसका हाई होता दिखता जाएगा। मतलब अगर आप इनिशियल क्लासेस में हैं 6th 7th 8th, तो इसके लिए आपकी स्टार्टिंग में आपको मटेरियल मिलेगा और इन दी एंड आपको अच्छा मटेरियल मिलता जाएगा जो कि हायर क्लासेस के लिए है। तो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ ली। अब हम डिस्कवरी के बारे में देख लेते हैं। डिस्कवरी कैसे हुई थी सेल की, किस तरह से, किसने डिस्कवर किया था, और उसके बाद और क्या क्या इसमें जो कि इम्पोर्टेंट और डिस्कवरी थी वो भी देखते हैं। पहले देखते हैं सेल किसने डिस्कवर किया था। तो सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। तो रॉबर्ट हुक साहब ने सबसे पहले देखा था कि एक सेल होता है, और किस में देखा था, उन्होंने एक कॉर्क में देखा था। तो किस ईयर में देखा था, 1665। जो भी मैं बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को खोजा था, 1665 ईयर में खोजा था। और वो एक इंग्लिश बॉटनिस्ट थे। एन इंग्लिश बॉटनिस्ट ऑब्जर्व थिन सेक्शंस ऑफ कॉर्क। उन्होंने एक कॉर्क देखा था, जो प्लांट का कॉर्क होता है उसको देखा था, उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा था। और उन्होंने एक हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर नोटिस किया था, जिसमें कि जो कंपार्टमेंट जैसा दिखता था, और उस कंपार्टमेंट में बहुत सारे और ऑर्गेनिजम्स थे। उन्होंने एक हनी कॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट नोटिस किया, किसमें, कॉर्क में। एंड टर्म देम सेल्स, और उन्होंने ही एक टर्म दिया सेल।
और उन्होंने उस स्ट्रक्चर को टर्म दिया सेल, जो कि एक लैटिन वर्ड था सेल्यूला, उससे लिया गया था सेल्यूला, जिसका मतलब था हॉलो यानी कि खाली। तो उस सेल्यूला टर्म से टर्म दिया गया सेल्स। और ये किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। तो ये इसकी डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट एबी ल्यूवेनहुक, नेक्स्ट साइंटिस्ट थे एबी ल्यूवेनहुक। इस रॉबर्ट हुक की डिस्कवरी से पहले किसी को पता ही नहीं था कि सेल जैसा भी कुछ होता है। तो एबी ल्यूवेनहुक 1674 में इन्होंने बताया, उन्होंने एक सेल को डिस्कवर किया था जो कि बैक्टीरिया था, बैक्टीरियल सेल, अपने आप में एक प्रोकैरियोटिक सेल है ना बैक्टीरिया, डिस्कवर्ड बैक्टीरिया। उन्होंने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया एंड कॉल्ड देम एनिमलक्यूल, और उन्होंने उसको क्या बोला? एनिमलक्यूल। एनिमलक्यूल किसने बोला था? एबी ल्यूवेनहुक ने। बैक्टीरिया को एनिमलक्यूल किसने बोला था? एबी ल्यूवेनहुक ने, और 1674 में। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट डिस्कवरी है सेल बायोलॉजी में, रॉबर्ट ब्राउन 1831 में इन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस, इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है न्यूक्लियस, जो कि ब्रेन ऑफ द सेल कहलाता है। इसके बिना सेल उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, अधूरा है सेल। तो न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। और परकिंजे साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था प्रोटोप्लाज्म, जो कि साइटोप्लाज्म जिसे हम बोलते हैं, उसको डिस्कवर किया था परकिंजे ने 1839 में। तो ये डिस्कवरी हो गई सेल की। डिस्कवरी को लेके जो भी डिस्कवरी थी इंपॉर्टेंट वो हमने देख ली। तो अब सेल के बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं। तो सेल क्या होता है? सबसे पहले सेल आएगा, ये एक सेल है, सिंपल सेल, एक कंपार्टमेंट, एक रूम लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं डिफरेंट ऑर्गेनल्स के द्वारा, जो कि हम आगे देखेंगे क्या क्या ऑर्गेनल्स हैं। आपने सुन भी रखे होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, राइबोसोम्स, ये सारे। तो ये एक सेल है। तो ये सेल है। अब ये सेल, बहुत सारे सेल इकट्ठे हो जाएंगे और क्या बना लेंगे? एक टिश्यू बना लेंगे। सेल इकट्ठे होके बहुत सारे सेम टाइप के सेल इकट्ठे हो गए हैं। ये इंपॉर्टेंट है, सेम टाइप ऑफ सेल एक जैसे होनी चाहिए, तभी वो एक सेम फंक्शन परफॉर्म कर पाएंगे। सेम टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनाइज्ड, और वो क्या बना लेंगे? एक टिश्यू बनाएंगे। क्या फॉर्म करेंगे? एक टिश्यू। इस ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव द सेम स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं टिश्यू। अब ये टिश्यू बन गया। अब टिश्यू, जब बहुत सारे टिश्यू बन जाएंगे सेम टाइप के, तो वो इकट्ठे होके बनाएंगे एक ऑर्गन। क्या बनाएंगे? एक ऑर्गन। जैसे हमने ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रखा है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है स्टमक, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। ये रफ डायग्राम है तो देख लेना। स्टमक बना लिया। ग्रुप ऑफ क्या है? ग्रुप ऑफ टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू। और क्या बनाता है? ऑर्गन, ऑर्गन। ये ऑर्गन बना लेता है। अब ये ऑर्गन, जब बहुत सारे ऑर्गन इकट्ठे हो जाएंगे तो ऑर्गन सिस्टम बना लेगा। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है स्टमक, पैनक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये इस तरह के काफ़ी सारे ऑर्गन इकट्ठे हो गए, तो उन्होंने एक सिस्टम बना लिया, ऑर्गन सिस्टम। ये इस तरह से यहाँ पे स्टमक, और ये इस तरह से पैनक्रियाज, ये बड़ी सी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जो भी है, सारी चीज़ें बना ली इन्होंने। अब ये क्या कहलाएगा? एक ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। अब ये ऑर्गन्स, जब काफ़ी सारे ऑर्गन इकट्ठे हो जाएंगे तो एक ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम कॉल्ड ऑर्गेनिज्म, जो कि काफ़ी सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेगा। तो एक सिंगल सेल था, उस सिंगल सेल ने इकट्ठे होके एक ऑर्गेनाइज्ड होके एक टिश्यू बनाया। टिश्यू होके एक इकट्ठे होके, काफ़ी सारे टिश्यू इकट्ठे होके सेम टाइप के एक ऑर्गन बनाया। फिर ऑर्गन इकट्ठे होके ऑर्गन सिस्टम बना दिया उन्होंने। और फिर बहुत सारे ऑर्गन इकट्ठे हो जाएंगे, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, एग्जाम्पल है डाइजेस्टिव सिस्टम। जब डाइजेस्टिव सिस्टम और उस तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम और कई सारे सिस्टम इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या बना लेंगे? एक ऑर्गन सिस्टम। बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम एक ऑर्गेनिज्म बना लेंगे, जो कि अपने मेटाबॉलिक फंक्शन परफॉर्म करेगा और एक लाइफ चलती रहेगी। तो सेल का मेन फंक्शन समझ आ गया। इसको बेसिक यूनिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यही बेसिक है, सबसे पहली ईंट यही है किसी भी बॉडी में, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ह्यूमन हो या प्लांट हो या फिर कोई और ऑर्गेनिज्म, उसकी बॉडी में बेसिक यूनिट क्या है? ये है, ये ईंट है। एक तरह से ये ईंट है। ये जैसे मकान में हम देखते हैं ईंट, उसके बाद बहुत सारी ईंटें होके
एक दीवार बना लेती हैं, तो बहुत सारी दीवारें इकट्ठी होकर एक रूम बना लेती हैं। इस वाले ऑर्गन्स को हम रूम समझ सकते हैं। उसके बाद जब बहुत सारे रूम हो जाते हैं तो एक घर बना लेते हैं, जब पूरा घर बना लेंगे तो इस तरह से बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी बॉडी का सेल। तो सेल, आई होप आपको बेसिक चीज़ समझ आई हो सेल क्या होता है। अब इसके बाद इम्पोर्टेंट थिंग है सेल थ्योरी। हम सेल थ्योरी के बारे में देखेंगे। सेल थ्योरी प्रपोज किसने की थी? सेल थ्योरी प्रपोज की थी एम.जे. स्लेडन एंड टी.एच. स्वॉन। तो सेल थ्योरी प्रपोज की थी एम.जे. स्लेडन और स्वॉन ने, जो कि डिफरेंट प्लेसेस के दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इकट्ठे होकर ये सेल थ्योरी दी थी। इससे पहले सेल के बारे में सिर्फ ये पता था कि सेल होता है कुछ, उसमें डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होते हैं। तो उन्होंने ये सेल थ्योरी दी, उसके अलग अलग पोस्टुलेट्स थे, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे वो हम अभी देखते हैं। ऑल द लिविंग सेल्स मेड अप ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म होगा, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल्स दैट इज मॉर्फोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल्स के बने होते हैं। तो इसका मतलब है जो सेल है वो स्ट्रक्चरल और मॉर्फोलॉजिकल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ये समझ में आया? एक पॉस्टुलेट ये है इनकी थ्योरी का। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने दिया था सेल थ्योरी किसने दी थी? एम.जे. स्लेडन एंड स्वॉन ने। द सेल कंटेन हेरिडिटरी मटेरियल, सेल में हेरिडिटरी मटेरियल होता है। आपने पढ़ा होगा डीएनए और आरएनए के बारे में, जो कि हेरिडिटरी मटेरियल होते हैं। हेरिडिटरी मटेरियल का मतलब होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, जो भी फैक्टर्स, वो हेरिडिटरी मटेरियल होते हैं। और क्या क्या होते हैं? डीएनए एंड आरएनए। तो सेल्स में ही होते हैं वो। ये भी किसने बताया था? एम.जे. स्लेडन एंड टी.एच. स्वॉन ने। तो हेरिडिटरी मटेरियल होते हैं सेल के पास। न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड डी नोवो। न्यू सेल्स डी नोवो फॉर्म होते हैं, मतलब जो एग्जिस्टिंग सेल्स हैं उनसे ही सेल डिवीजन होगा और नए सेल उन्हीं से बनेंगे। एक सेल ब्रेक होके दूसरा सेल बनाएगा और नए सेल बनेंगे। तो इस तरह से न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं एग्जिस्टिंग सेल से। सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, सो दे आर फिजियोलॉजिकल यूनिट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कौन परफॉर्म करता है? सेल परफॉर्म करता है। ये आपको हायर क्लासेस में पता चलेगा कि किस तरह से परफॉर्म होती हैं सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में क्या होता है? रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, तो इन सबको परफॉर्म करते हैं सेल्स। तो इसी वजह से वो फिजियोलॉजिकल और मेटाबॉलिकल यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ए सेल इज ए स्मॉल मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। सेल एक स्मॉल मास है प्रोटोप्लाज्म का। प्रोटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म को हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो ये हो गया सेल थ्योरी, जो कि दी थी शॉन और स्लेडन ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि किसने दी थी ये थ्योरी। अब नेक्स्ट है सेल का स्ट्रक्चर। सेल का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो सेल के स्ट्रक्चर के बारे में हम देखेंगे। ए टिपिकल सेल कंटेन्स फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स। एक टिपिकल सेल्स में ये ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो मेन ऑर्गेनेल्स है सेल मेम्ब्रेन, ये ऑर्गेनल नहीं है, सेल ऑर्गेनल में नहीं आता। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, इस सेल के 3 मेन पार्ट्स हैं। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि आउटर कवरिंग है, और न्यूक्लियस, जो कि ब्रेन ऑफ द सेल कहलाता है। ये कुछ मेन कंपार्टमेंट्स या पार्ट्स हैं एक सेल के। क्या? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियस, जो कि ब्रेन ऑफ द सेल कहलाता है, और साइटोप्लाज्म। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको डिटेल में पढ़ना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं ये, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो इसको अभी थोड़ा जान लो। सेल मेम्ब्रेन होता है एक आउटर कवरिंग, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस होता है ब्रेन ऑफ द सेल, और साइटोप्लाज्म जो सेल में फ्लूइड भरा होता है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसके बाद आते हैं ऑर्गेनेल्स। इनके अदर नेम भी मैं आपको बताऊंगी, वो भी याद रखना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिशन्स के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को? पावर हाउस ऑफ द सेल। ये सेल को पावर प्रोड्यूस कराता है। जो भी एनर्जी के लिए ज़रूरत होती है एटीपी की, वो कौन प्रोवाइड कराता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये 2 टाइप की होती है, आरईआर एंड एसईआर, और इसका फंक्शन होता है जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज है वो ये करवाते हैं। नेक्स्ट राइबोसोम, ये प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल है। सेल की प्रोटीन फैक्ट्री है, मतलब प्रोटीन प्रोड्यूस कराते हैं। लाइजोसोम, ये सुसाइडल बैग ऑफ द सेल है, ये सुसाइड करवाते हैं, यानी सेल की डेथ कराते हैं।
नेक्स्ट है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस सेल में प्रोटीन्स को ये भी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कराती है, और इनको प्लांट्स में हम बोलते हैं डिक्टियोसोम्स। ये इंपॉर्टेंट है कि प्लांट सेल्स में गोल्जी एपरेटस को क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम्स। सेल वॉल ये सिर्फ प्लांट्स में, बैक्टीरिया में और फंजाई में होती है, ये ह्यूमंस में नहीं होती है, यानी कि एनिमल सेल्स में नहीं होती है सेल वॉल। प्लास्टिड्स ये भी सिर्फ प्लांट्स में होती हैं, जो कि किचन ऑफ द सेल कहलाती हैं, क्योंकि ये खाना प्रोड्यूस कराती हैं प्लांट्स में। प्लास्टिड्स जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड्स उन्हीं को बोलते हैं। नेक्स्ट है वैक्यूल, ये भी सिर्फ प्लांट्स में होता है, और ये स्टोरेज हाउस ऑफ द सेल होता है, ये स्टोर करता है फूड को। तो अभी हम सेल का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, अपने आप बना के देखेंगे, और फिर देखेंगे उसमें डिफरेंट ऑर्गेनल्स। तो सबसे पहले एक आउटर बाउंड्री होती है किसी भी सेल में, जिसको सेल वॉल कहते हैं, सॉरी जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये इस तरह से, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये ट्रांसपोर्टेशन में सिलेक्टिवली सिलेक्ट करती है कि क्या है, क्या बाहर से अंदर जाएगा और अंदर से बाहर क्या जाएगा। और इसके बाहर एक लेयर होती है प्लांट सेल्स में, जिसको सेल वॉल कहते हैं। सिर्फ प्लांट्स में होती है, ह्यूमंस में नहीं होती है। सेल वॉल क्या होती है, सेल वॉल ओनली इन प्लांट्स। ओके, तो ओनली इन प्लांट्स सेल वॉल होती है। इसके बाद एक मेन इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी सेल में, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। ये ब्रेन ऑफ द सेल होता है, क्योंकि सारी एक्टिविटीज़ यही गाइड करता है। इसमें ही डीएनए आरएनए होते हैं, जो कि हेरिडेटरी मटेरियल होते हैं। न्यूक्लियस ये होता है, इसको क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल। और इसी के अंदर एक पार्ट होता है, छोटा सा स्ट्रक्चर, इसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। इसके आसपास होती हैं गोल्जी बॉडीज़, इस तरह सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहीं से स्टार्ट होती हैं बनना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह से एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, क्या होती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर इनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में ईआर बोलते हैं, अगर इनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, इस तरह से और बना लेते हैं हम ईआर, तो इनके ऊपर अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर, क्या, राइबोसोम्स, तो इनको हम बोलते हैं, इन जिनके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है उनको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, रफ ER। क्योंकि इनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। और इनको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिनके ऊपर ये राइबोसोम्स नहीं होते हैं, तो इसको हम SER बोल सकते हैं। SER है ये। अब इसके अलावा एक गोल्जी एपरेटस भी प्रेजेंट होता है, गोल्जी बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं सेल में। जो भी ये राइबोसोम है, ये प्रोटीन बनाएंगे, इसका ट्रांसपोर्ट करना होगा या सेल के बाहर या प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक या न्यूक्लियस तक या किसी और ऑर्गेनल तक, वो ये हेल्प कराएंगी। ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी एपरेटस, इनका फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन। ये है ER नहीं, ये गोल्जी एपरेटस है, गोल्जी एपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी। तो यहाँ गोल्जी बॉडीज लिख देती हूँ मैं, गोल्जी बॉडी ये हो गई। इसके बाद क्या बचा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। बहुत सारे एक सेल में काफ़ी सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सेल कि किस टाइप का सेल है, उस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहते हैं अलग अलग सेल्स में। माइटोकॉन्ड्रिया है ये भी माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद प्लास्टिड्स हैं। प्लास्टिड्स भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कि प्लांट सेल्स में मिलती हैं, इस तरह से बनी हुई होती हैं प्लास्टिड्स। काफ़ी सारी प्लास्टिड्स होती हैं एक सेल में, प्लास्टिड्स। और इसके अलावा जो ये फ्लूइड भरा हुआ है इसमें सेल में, इस तरह से पूरा फ्लूइड भरा हुआ होता है, उसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। कुछ स्ट्रक्चर होते हैं स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर, उनको कहते हैं सुसाइडल बैग यानी कि लाइजोसोम। लाइजोसोम ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ के लिए, सेल की डेथ के लिए। जब सेल इनको पता चल जाए सेल में कोई एक्टिविटी गड़बड़ है, वो पूरी बॉडी की डेथ करा सकती है, तो या फिर उसमें कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है तो ये डेथ करा देते हैं सेल की, या फिर उसमें कोई वायरस या बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ये सेल की ही डेथ करा देंगे।
इस तरह से, और हेल्पफुल होता है वो बॉडी के लिए। तो ये लाइसोसोम है। तो आई थिंक सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम, प्लास्टिड, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और RER, गोल्जी बॉडी, सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिस्कस हो चुके हैं। तो ये है सेल का स्ट्रक्चर इस तरह से। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ सेल है, आप इसको बनाना सीख लेना और इसके सारे पार्ट्स विद फंक्शन याद रखना जो कि मैंने अभी आपको बताए हैं। अब इम्पोर्टेंट पार्ट है फंक्शंस ऑफ द सेल, जो कि अभी हम देखेंगे फंक्शंस क्या क्या है, एक सेल क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। फंक्शंस हैं इसके, प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर। सपोर्ट प्रोवाइड करता है बॉडी को और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है बॉडी को, किसी भी बॉडी को, चाहे फिर वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट हो, एनिमल हो, बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, एल्गी हो, कोई भी हो। अगर वो उसके पास सेल नहीं है तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी नहीं है, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही देखा था। फैसिलिटेट ग्रोथ फैसिलिटेट कराता है। अगर बॉडी है कोई भी प्लांट बॉडी या एनिमल बॉडी, उसको ग्रोथ भी चाहिए तो ये फैसिलिटेट कराता है ग्रोथ विद द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन होती है, उसकी हेल्प से ग्रोथ फैसिलिटेट कराता है। सेल डिवीजन किस तरह से होगी, एक सेल है उसको ब्रेक करा दिया जाएगा 2 सेल्स में, 1 सेल डिवाइडेड इनटू 2 सेल्स और सेल डिवीजन हो जाएगा और ग्रोथ हो जाएगी, क्योंकि एक सेल से बहुत सारी सेल बनेंगी, फिर 1 से 2, 2 से 4, इस तरह से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा उनका। तो ग्रोथ फैसिलिटेट करेंगे। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किसकी हेल्प से होगा, सेल की हेल्प से होगा। कोई भी सब्सटेंस है, चाहे वो प्रोटीन हो गई या कुछ भी, कोई भी प्रोटीन है, उसको ट्रांसपोर्ट किस तरह से करा जाएगा, सेल की हेल्प से, और उसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से। और एनर्जी प्रोडक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस कराते हैं। तो किसी भी लाइफ के लिए मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कौन प्रोड्यूस कराता है, सेल प्रोड्यूस कराते हैं, और किसकी हेल्प से, माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्प से। और वो एनर्जी क्या होती है, वो होती है ATP। हमारी बॉडी में कौन सी एनर्जी इंपॉर्टेंट है, कौन सी बॉडी एनर्जी यूटिलाइज करती है, वो है ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एड्स इन रिप्रोडक्शन में एड्स किस तरह से मतलब हेल्प कराती है रिप्रोडक्शन में, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। एक ओवम और एक स्पर्म फ्यूज होके क्या बनाते हैं, जाइगोट, फिर वो पूरी लाइफ आगे बढ़ाते हैं। तो यही हो गया रिप्रोडक्शन में हेल्प। तो रिप्रोडक्शन भी सिंगल सेल से स्टार्ट होती है, तो रिप्रोडक्शन इस तरह से हेल्प करता है। तो सेल के फंक्शन देख लिया हमने, सेल का स्ट्रक्चर देख लिया और उसके ऑर्गेनल्स देख लिए, सेल थ्योरी और सेल की डिस्कवरी और सेल की डेफिनेशन आज हमने देख ली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हर एग्जाम के लिए, चाहे फिर वो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो जिसमें GK और साइंस पूछी जाती है, या फिर आपका कोई भी नीट और एम्स, ये सारे जो जनरल मेडिकल एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत यूज़फुल लेक्चर है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ आप उनको सेंड करना, जिनको ज़रूरत है तो प्लीज़ सेंड करना आप अपने फ्रेंड्स के साथ, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।